हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। यह है BHDC 132 का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर अभी देखें वी चैनल के अंदर, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से भी आप पार्ट 2 को देख सकते हैं। पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 7वां क्वेश्चन है, रहीम की कविता के भाव पक्ष की विवेचना कीजिए। अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी साहित्य के उन कवियों में से हैं जिनकी कविता सीधे जीवन से जुड़ी है। रहीम केवल कवि नहीं बल्कि एक अनुभवी जीवन दृष्ट थे। उनकी कविता में ना तो केवल भक्ति है और ना ही केवल नीति, बल्कि मानव जीवन का संपूर्ण अनुभव दिखाई देता है। तो ये तो हो गया हमारा इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है भाव पक्ष। अब रहीम की कविता के भाव पक्ष कैसे थे। सबसे पहला आता है नीति भावना। रहीम की कविता का सबसे प्रमुख भाव नीति भावना है। उन्होंने अपने दोहे में जीवन से जुड़े ऐसे उपदेश दिए हैं जो हर समय और हर परिस्थिति में उपयोगी हैं। उनकी नीति केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानवीय संवेदना। रहीम की कविता में मानव हृदय की कोमलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे दया, करुणा और प्रेम और सहानुभूति को सबसे बड़ा गुण मानते हैं। उनके अनुसार जो कवि या जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा मनुष्य है। नेक्स्ट है भक्ति भावना। भक्ति भावना के अंदर रहीम को नीति कवि माना जाता है, फिर भी उनकी कविता में भक्ति भावना की गहराई से विद्वान है। ठीक है ना, उनकी भक्ति दिखावटी नहीं है। वे ईश्वर को सरल मन से स्मरण करने पर बल देते हैं। चौथा है सामाजिक चेतना। रहीम समाज की वास्तविकताओं से भली भांति परिचित थे। उनकी कविता में मानव संबंधों, मित्रता, स्वार्थी संसार और समय की पहचान जैसे विषय मिलते हैं। पांचवा पॉइंट है लोक जीवन से जुड़ाव। रहीम की कविता का एक बड़ा गुण यह है कि वह लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उनके उदाहरण खेत, नदी, पानी, रस्सी, वृक्ष जैसे साधारण जीवन से लिए गए हैं। छठा पॉइंट है सरल भाव अभिव्यक्ति। रहीम गहरी बात को बहुत सरल शब्दों में कह देते हैं। उनकी कविता में ना कठिन भाषा है और ना ही बनावट। सीधी बात, सटीक बात और असरदार बात उनकी पहचान है। और लास्ट आता है निष्कर्ष। आप इसके अंदर निष्कर्ष पूरी क्वेश्चन का आप लिख सकते हैं छोटा करके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बिहारी की काव्य भाषा का सुधारण विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि बिहारी रीतिकाल के सबसे प्रभावशाली कवि माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी काव्य भाषा है। उन्होंने बहुत कम शब्दों में गहरे और चमत्कारपूर्ण भाव व्यक्त किए हैं। ठीक है, काव्य भाषा इनकी कैसी थी। सबसे पहले हम आते हैं ब्रज भाषा में, कि बिहारी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ब्रज भाषा में मधुरता, कोमलता और भाव को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। नेक्स्ट है संक्षिप्तता, यानी कि बिहारी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता संक्षिप्तता है। ये 2 पंक्तियों में पूरा भाव भर देते हैं। उनके दोहे जो होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन अर्थ में अत्यंत विशाल होते हैं। तीसरा पॉइंट है अलंकार का प्रयोग। बिहारी की भाषा में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। चौथा पॉइंट है चित्रात्मकता, यानी कि बिहारी की भाषा में चित्र खींचने की शक्ति है। उनके शब्द पढ़ते ही पाठक के सामने दृश्य सजीव हो उठता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो कि उदाहरण इसका है, यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे रखा है। दूसरा उदाहरण यह है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। इस पंक्ति का अर्थ है कि बिहारी के दोहे छोटे होते हैं फिर भी सीधे हृदय में जाकर लगते हैं। और लास्ट आता है निष्कर्ष। आप इस निष्कर्ष को कंप्लीट कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को छोटे करके। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम, कि नीति काव्य परंपरा में रहीम का महत्व प्रतिपादित कीजिए। सेम वही इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कि नीति काव्य का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक और संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देना। हिंदी साहित्य की नीति काव्य परंपरा में रहीम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है कि रहीम का महत्व क्या है। तो रहीम का महत्व है, सबसे पहला है सरल नीति उपदेश। रहीम ने नीति को कठिन सिद्धांत ना बनाकर सरल जीवन शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा पॉइंट आता है लोक भाषा का प्रयोग। रहीम ने लोक भाषा में नीति लिखी जिससे उनके विचार जन साधारण तक पहुंचे। यही कारण है कि उनके दोहे आज भी बोले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है मानव मूल्य। रहीम की नीति कविता प्रेम, सम्मान, विनम्रता और सहनशीलता जैसे मूल्यों को स्थापित करती है। चौथा पॉइंट है व्यवहारिक दृष्टिकोण। रहीम की नीति कल्पना पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन अनुभव पर आधारित है। इसी कारण उनकी नीति पर काल में प्रासंगिक है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है निष्कर्ष। ठीक है, कि इसी प्रकार नीति काव्य परंपरा में रहीम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वह नीति को जीवन से जोड़ने वाले महान कवि हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 कि
संत कवि रविदास की भक्ति भावना की विवेचना कीजिए। सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन आता है कि संत रविदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि हैं। उनकी भक्ति केवल ईश्वर तक सीमित नहीं बल्कि समाज सुधार और मानव समानता से जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे भक्ति भावना के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर पहला पॉइंट है निर्गुण ईश्वर। रविदास निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर हर जगह और हर व्यक्ति में विद्यमान है। ठीक है। अगला पॉइंट है नाम स्मरण। रविदास के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग नाम स्मरण है। इसके लिए किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पॉइंट 3 है सामाजिक समानता। रविदास ने जाति भेद और ऊंच नीच का खुलकर विरोध किया है। उनकी भक्ति समता और भाईचारे की शिक्षा देती है। चौथा पॉइंट है मानव प्रेम। रविदास मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य से प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। पांचवा पॉइंट है आडंबर विरोध। उन्होंने ब्रह्म आडंबर ढोंग और पाखंड का विरोध किया। सच्ची भक्ति हृदय की शुद्धता में है। छठा पॉइंट है आत्मिक शुद्धता। रविदास की भक्ति आत्मा को निर्मल बनाने का मार्ग है। उनका उद्देश्य मनुष्य को भीतर से पवित्र बनाना है। और लास्ट में निष्कर्ष है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टिप्पणियाँ। अब टिप्पणियाँ जो आपके उसमें आ सकती हैं, हम उस टिप्पणियों को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 11 कबीर की रचनाएं। तो आप ये शॉर्ट में लिख रखा है मैंने। ठीक है। मैं थोड़ा इसे समझा भी देता हूँ कि कबीर जो थे एक संत कवि थे जो सीधे साधे शब्दों में गहरी बातें कहते थे। उनकी रचनाएं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए लिखी गई हैं। ठीक है। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं, साखी शब्द और रैमनी। ठीक है। इनका सबका संग्रह ब्रिजक नाम से जाना जाता है। कबीर अपनी रचनाओं में ईश्वर भक्ति, गुरु की महिमा और अच्छे आचरण की बात करते हैं। तो आप इसके अंदर ये सब लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं रोक के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा भक्ति काल की वह धारा है जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति की गई है। इसमें कृष्ण को भगवान और प्रियतम दोनों रूपों में माना गया है। इस काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी, गोपियों के साथ रास और ब्रज जीवन का वर्णन मिलता है। सूरदास, मीराबाई और नंददास इसके प्रमुख कवि हैं। इस शाखा में प्रेम, वात्सल्य और मधुर भाव ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम कि सूरदास की रचनाएं। सूरदास भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कृष्ण के बचपन और उनकी लीलाओं पर बहुत सुंदर कविताएं लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इसके अलावा सुरसारवली और साहित्य लहरी भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास की कविताओं में माँ यशोदा और कृष्ण का रिश्ता बहुत प्यारे ढंग से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 रीतिकालीन श्रृंगार काव्य। ये क्या है कि इसके अंदर क्या बताया गया है, देखो कि रीतिकालीन श्रृंगार काव्य में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया गया है ना। इस काव्य में नायक और नायिका के रूप में गुण और प्रेम के अवस्थाओं को बताया गया है। कवि यह बताते हैं कि प्रेम में मिलने और विरह दोनों कैसे होते हैं। इस काव्य में अलंकार का खूब प्रयोग किया गया है। बिहारी देव और मतीराम इसके प्रमुख कवि हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बिहारी सतसई। बिहारी सतसई बिहारी की प्रसिद्ध रचना है। इसमें लगभग 700 दोहे हैं। इन दोहों में प्रेम, नीति और जीवन की सीख दी गई है। बिहारी बहुत कम शब्दों में गहरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। उनके छोटे छोटे जो दोहे होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत बड़ा होता है। सतसई में नायिका के रूप में स्वभाव और प्रेम की भावनाएं दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 16 तुलसीदास की काव्य भाषा। तुलसीदास की भाषा बहुत सरल और मीठी है। उन्होंने अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी ताकि आम लोगों को भी जो राम कथा को समझ सकें वो भी आराम से पढ़ सकें। उनकी भाषा में भाव साफ होते हैं और शब्द कठिन नहीं होते। कहीं कहीं उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। ठीक है ना। ये मैं शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ कि पूरा समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भूषण की रचनाएं। भूषण वीर रस के कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं में वीरों की बहादुरी और साहस का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में देशभक्ति की भावना साफ दिखाई देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि घनानंद का जीवन परिचय। घनानंद का जीवन परिचय
क्या था कि घनानंद रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। वे प्रेम और भावना के कवि माने जाते हैं। उनका जीवन प्रेम से जुड़ी घटनाओं से प्रभावित रहा, इसलिए उनकी कविता में भावनाएं गहरी हैं। घनानंद ने प्रेम, विरह और मन की पीड़ा को बहुत कोमल शब्दों में लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19, रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य वह होता है जो काव्य के नियमों के अनुसार लिखा जाता है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार कविता रची जाती है। इस काव्य में अलंकार रस और नायक नायिका भेद पर ध्यान दिया जाता है। श्रृंगार रस इसका मुख्य रस है। केशवदास बिहारी और देव इसके प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन, मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति थी, ठीक है ना। उनकी रचनाओं पद के रूप में मिलते हैं, जिन्हें भजन की तरह लगाया जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण को बताया है। मीराबाई की रचनाएं किसी एक पुस्तक में नहीं हैं, बल्कि अलग अलग संग्रहों में मिलती हैं। उनकी भाषा सरल है और भाव सीधे दिल से निकलते हैं, इसलिए उनकी कविताएं आज भी लोगों को बहुत पसंद आती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ पे। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल का या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।